हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आपको पता है वॉयेजर 1 जो आज से 43 इयर्स 7 मंथ्स 8 डेज 22 आवर्स 38 मिनट्स पहले और वॉयेजर 2 जो आज से 43 इयर्स 7 मंथ्स 24 डेज 21 आवर्स 7 मिनट पहले अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के एडवेंचर के लिए निकल गया था, वो आज भी अभी भी इसी वक्त भी स्पेस की सैर कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वो कहाँ है? क्या वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया है? और वेट, वॉयेजर 1 से हमें अभी अभी कुछ मिला, इनकमिंग डेटा हासिल हुआ है। और ये कैसी आवाज आ रही है? कहीं ये किसी एलियन की आवाज तो नहीं है? क्या ये स्पेसक्राफ्ट कहीं एलियन के ग्रह से तो नहीं गुजर रहा? वैसे एक राज की बात बताऊं, इन दोनों स्पेसक्राफ्ट में नासा वालों ने एलियंस के लिए सचमुच का रिकॉर्डेड मैसेज भी डाला है। तो क्या है वो रिकॉर्डेड मैसेज? और जरा ये बताओ कि क्या आपको V1 या V2 के फाइनल डेस्टिनेशन यानी इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में कुछ भी पता है कि ये क्या है? अगर नहीं तो इस अमेजिंग स्पेस को जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस स्पेस जर्नी पर बिफोर दैट, क्या आपको ये पता है पृथ्वी, मंगल और चांद को छोड़कर एक और एक ग्रह पर पानी है? वेल, V1 और V2 ने ऐसे ऐसे खोजे की है कि उन्होंने तो भाई साइंटिस्टों की भी कई सारी थियरीज गलत प्रूव कर दी। सो फ्रेंड्स, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारे स्पेस की गंगा के इस ज्ञान के सफर को, जिसमें इस ज्ञान के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको मिल सकता है टेस्ला, यस टेस्ला के स्टॉक्स या शेयर्स, जो भी आप कहो, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसी वीडियो में आगे विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2's अनबिलीवेबल डिस्कवरीज। क्यों ना कहानी को शुरू से शुरू किया जाए। मेरा मतलब वॉयेजर 1 एंड 2 धरती से कोसों मील दूर x मिलियन किलोमीटर्स तक पहुंचे, तो पहुंचे कैसे? और आखिर इसकी शुरुआत क्यों, कब, कहां और कैसे हुई? तो वेल, इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स का श्री गणेश नासा से हुआ, क्योंकि नासा को जैसे ही पता लगा कि सारे प्लैनेट्स जो हर 175 इयर्स में एक बार एक लाइन में आते हैं वो 1970s के अंत में आने वाले हैं, तो नासा ने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए कमर कस ली। व्हाई? क्योंकि इस अलाइंड प्लैनेट के रूट से वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 आसानी से प्लैनेट को स्टडी कर सकते थे, और वो भी कम फ्यूल और पैसों में। और इसीलिए नासा ने 1972 में इस वॉयेजर 1 एंड 2 को बनाना शुरू कर दिया, और 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आ गया जब दोनों वॉयेजर्स स्पेस की सैर के लिए रेडी हो गए। नासा ने इन्हें केप कैनवेरल से 3, 2, 1 बोलकर उड़ा दिया। वॉयेजर 2 यानी V2 को 20 अगस्त 1977 में और वॉयेजर 1 यानी V1 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया। इन दोनों का मिशन बहुत ही सिंपल था। V1 को 2 प्लैनेट्स जुपिटर और सैटर्न को स्टडी करना था, और V2 को 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून को स्टडी करना था। और इन्होंने ऐसा ही किया, डेटा कलेक्ट करके अर्थ पर भेजा। लेकिन क्या आपके मन में सवाल नहीं आ रहा कि आखिर कैसे दोनों वॉयेजर्स प्लैनेट को स्टडी कर करके डेटा स्पेस से नासा के पास पहुंचा रहे थे? वेल, V1, V2 दोनों में ही प्लैनेट को स्टडी करने के लिए और डेटा ट्रांसमिट करने के लिए 10 इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, जैसे टेलीविजन कैमरास, अल्ट्रावायलेट सेंसर्स, प्लाज्मा डिटेक्टर्स, कॉस्मिक रे और चार्ज पार्टिकल सेंसर्स एटसेट्रा, जिनकी मदद से वॉयेजर्स में कैप्चर्ड डेटा स्पेस से अर्थ तक पहुंचाया जाता था, और आज भी पहुंचाया जाता है। यही नहीं, हमारे अर्थ पर वॉयेजर्स के डीप स्पेस से भेजे डेटा और सिग्नल को कैच करने के लिए ऐसे बड़े बड़े एंटेनास नासा ने कैलिफोर्निया US, मैड्रिड स्पेन और कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में लगा रखे हैं, ताकि वॉयेजर के वीक से वीक डेटा और सिग्नल को कैप्चर किया जा सके। मतलब यहाँ वहाँ किसी भी एंटेना से डेटा लगातार मिलता रहे। अब क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब नासा क्यों कर पा रहा था? क्योंकि नासा का विजन जो है स्पेस की गहराइयों को जानना, वो क्लियर है। लेकिन ऐसे सब रिसर्चेस करने के पीछे ना USA नासा पर बहुत ज्यादा खर्चा भी करता है। एग्जाम्पल के लिए 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस साल USA ने नासा पे $21.7 बिलियन पानी की तरह बहा दिए थे। पर इतना सारा पैसा क्यों? वेल, इसका जवाब सिंपल है। स्पेस इंडस्ट्री अभी भी कमर्शियलाइज नहीं हुई है, और कमर्शियलाइजेशन की तरफ पहला कदम उठाया है SpaceX ने। SpaceX को जहां इलॉन मस्क ने $100 बिलियन से शुरू किया था, वो आज $100 बिलियन की एक इंडस्ट्री बन चुकी है। अब यहाँ पर आता है एक सवाल, यार हमारी जिंदगी में हम Amazon, Facebook, Instagram, WhatsApp जैसी कई कंपनी से घिरे पड़े हैं, जो फॉरेन कंपनीज है एंड डे बाय डे ग्रो करती जा रही है। अब जब आप उनके इकोसिस्टम का एक हिस्सा हो, तो फिर सिर्फ वो ही
अकेले ग्रो क्यों करें? क्या आप भी उनके साथ ग्रो नहीं कर सकते? वेल, अगर आप भी उनके ग्रोथ में शामिल होना चाहते हो ना, तो आपको अभी डाउनलोड करना चाहिए IND मनी ऐप। क्यों पता है? क्योंकि पहले तो इस ऐप में आप फ्रैक्शन शेयर्स खरीद सकते हो जो इंडियन स्टॉक्स में आप नहीं खरीद सकते हो, और दूसरा है हमारे रुपये का वैल्यू डॉलर के सामने घटते जा रहा है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करने का, ये पहले कॉम्प्लिकेटेड था, जहां बैंक्स और ब्रोकर्स अपना बहुत ही ज्यादा हिस्सा काट लेते थे, लेकिन IND मनी ये सब फ्री में करके देता है। नो ब्रोकरेज, नो अकाउंट ओपनिंग फीस, नथिंग। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से IND मनी को डाउनलोड करके साइन अप करते हो तो आपको मिलेंगे टेस्ला कंपनी के फ्रैक्शनल शेयर्स, वो भी एकदम फ्री। यस, टेस्ला के शेयर्स, वो भी फ्री में भाई। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड IND मनी और आपको टेस्ला के शेयर्स फ्री मिल जाएंगे। या फिर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करो और GSF टेस्ला कोड यूज करो और ऐसे भी आप शेयर्स ले सकते हो। तो देर किस बात की, आप भी अगर फ्यूचर में बिलीव करते हो और फ्यूचर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अभी डाउनलोड करो IND मनी ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक। लेकिन पता है, जैसे ही इन स्पेसक्राफ्ट्स ने नासा वाले साइंटिस्टों को फोटो पर फोटो खींच के भेजना शुरू किया, तो सारे साइंटिस्ट्स हक्के बक्के बहुत चक्के रह गए, क्योंकि इससे पहले इतने डिटेल में किसी भी स्पेसक्राफ्ट ने कोई डेटा नहीं पहुंचाया था। जैसे ये देखो, जुपिटर की एक तस्वीर, और ये वाली जिसमें जुपिटर के नए नए मून्स की डिस्कवरी हुई थी। वॉयेजर 1 जिसने 5 मार्च 1979 को जुपिटर और 12 नवंबर 1980 को सैटर्न को फ्लाई बाय किया, उसने इन दोनों ही प्लैनेट्स की मैक्रो लेवल पे ऊपर से स्टडी की थी। वहीं वॉयेजर 2 जो वॉयेजर 1 से 16 दिन पहले निकला था, उसने 9 जुलाई 1979 को जुपिटर और 25 अगस्त 1981 में सैटर्न को फ्लाई बाय किया था, जहां उसने प्लैनेट की स्टडी माइक्रो लेवल मतलब फुल टू डिटेल में स्टार्ट की। V1 ने जुपिटर के थिन रिंग और जुपिटर के 2 नए मून थीबी और मेंटिस को ढूंढ निकाला था, और वहीं V2 ने जुपिटर के द ग्रेट रेड स्पॉट और 14th मून का भी पता लगाया था। ये ग्रेट रेड स्पॉट एक अजीबोगरीब तरह का साइक्लोन है, जिस पर चल रहे तूफान की मिस्ट्री को सुलझाने में साइंटिस्ट आज तक लगे पड़े हैं। बट दैट्स नॉट ऑल। सैटर्न के फ्लाई बाय में सैटर्न के 5 नए मून्स और सैटर्न के एक नए रिंग का पता लगा, जिसे V1 ने लगाया था। और वॉयेजर्स की इन्हीं डिस्कवरीज ने साइंटिस्ट के एक थियरी को गलत प्रूव किया, वो भी विद प्रूफ। और डिस्कवरी ये थी कि जिन मून्स को साइंटिस्ट इनएक्टिव और फ्रोजन बॉडीज समझ रहे थे, वो एक्चुअली में एक्टिव थे। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर का मून आयो, उस पर एक्टिव वोल्केनोस की डिस्कवरी की गई, और जुपिटर का मून यूरोपा, जिस पर 30 किलोमीटर जितना बड़ा वाटर आइस था, जो साइंटिस्ट इतने सालों तक टेलीस्कोप से देखकर भी नहीं देख पाए थे। यही नहीं, सैटर्न के मून्स का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मतलब सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन का एटमॉस्फेयर बिल्कुल वैसा ही पाया गया जैसा हमारे अर्थ पर लाइफ के ओरिजिन से पहले का एटमॉस्फेयर था। अब फ्रेंड्स, ये जानकर आप हैरान हो जाओगे कि V1, V2 दोनों ने मिलकर टोटल 67,000 इमेजेस का डेटा कलेक्ट किया है। और आपको बता दूं, अपनी सबसे लास्ट पिक्चर्स जो V1 ने खींची थी, वो हमारे प्लैनेट और सोलर सिस्टम की थी। इस पेल ब्लू डॉट के नाम से मशहूर अर्थ की पिक्चर को वॉयेजर 1 ने 14 फरवरी 1990 में खींचा था, जब वो हमारे अर्थ से 6 बिलियन किलोमीटर दूर था और अपने नए इंटरस्टेलर स्पेस मिशन की तरफ बढ़ रहा था, जो V1 ने 1 जनवरी 1990 में ही शुरू कर दिया था। और इसी मिशन के दौरान इसके आधे से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि कैमरा वगैरह अचानक से ठप यानी कि बंद कर दिए गए। पता है क्यों? ताकि ये अपनी मेमोरी और पावर को सेव कर सके। अब क्योंकि V1, V2 दोनों ही सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले थे, इन्हें सोलर पैनल से एनर्जी नहीं मिलती, तो सोलर पैनल लगाने का फायदा नहीं था। तो ऐसे में नासा के साइंटिस्टों ने कम पैसे और फ्यूल के लिए अलग ही लेवल वाला स्मार्टनेस दिखाया और फ्री एनर्जी जनरेटर वॉयेजर्स में लगा दिए, जिसे रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जेनरेटर कहते हैं, और जो स्पेसक्राफ्ट में भरे प्लूटोनियम 238 के रेडियो एक्टिव डीके से नेचुरली बनने वाली गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और वॉयेजर्स को अपने इंस्ट्रूमेंट और रेडियो सिग्नल्स को चलाने की पावर देता है। तो बच गए ना नासा का फ्यूल और डॉलर वाला चिल्लर। पर इस ग्रेट जनरेटर की एक ही प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे डीके होकर खत्म हो जाता है। जैसे जो एनर्जी लॉन्च के वक्त 470 वॉट्स थी, वो हर साल घटती ही जा रही है। तो क्या इस घटती पावर के साथ V1 ने इंटरस्टेलर मिशन पूरा किया होगा?
या नहीं, ये जानने से पहले वॉयेजर 2 का हालचाल देख लेते हैं। तो जब वॉयेजर 1 अपनी इंटरस्टेलर वाली लंबी जर्नी पर निकल चुका था, तो वॉयेजर 2 कैसे पीछे रह जाता। इसीलिए V2 ने V1 से पहले फर्स्ट मैनमेड स्पेसक्राफ्ट टू रीच यूरेनस एंड नेपट्यून का खिताब अपने नाम लिखवा लिया। V2 ने 24 जनवरी 1986 में यूरेनस को और 25 अगस्त 1989 में नेपट्यून को फ्लाई बाय किया, और इसी दौरान V2 ने साइंटिस्टों पर इंफॉर्मेशन की बारिश करके ऐसी डिस्कवरीज की जिसके बारे में साइंटिस्टों को भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि एज आई सेड V2 से पहले इन दोनों प्लैनेट पर कोई नहीं गया था। V2 ने यूरेनस के टिल्टेड रोटेशन से लेकर उसके 10 नए मून्स और लैम्बडा रिंग को डिस्कवर किया था, और यह भी डिस्कवर किया कि यूरेनस के इसी 50 से 60 डिग्री वाले टिल्ट की वजह से वो मिलियंस ऑफ माइल्स तक अपनी ग्रेविटेशनल फोर्सेस बना पाता था। इतना ही नहीं, V2 ने यूरेनस के 742 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हवा को भी डिस्कवर किया, जो हमारे अर्थ से 6 से 7 गुना ज्यादा है। म्हणजे अगर गलती से इस प्लैनेट पे लैंड किया ना, तो कटी पतंग से भी तेज हवा में उड़कर आप कहां पहुंच जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। यही नहीं, सिर्फ मार्स और चांद के पानी की खोज में V2 ने एक और ग्रह का एडिशन किया, और वो प्लैनेट कौन सा था? यूरेनस। इसके बाद V2 ने नेपट्यून फ्लाई बाय किया, जिसमें नेपट्यून के सुंदर नीले नीले रंग का रीजन इस प्लैनेट पर पाई जाने वाली मीथेन गैस है, इसकी डिस्कवरी की। और यूरेनस की तरह नेपट्यून के 47 डिग्री टिल्ट का भी पता चला। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट द रिंग्स ऑफ नेपट्यून। जी हाँ, सैटर्न के अलावा नेपट्यून के 4 न्यू रिंग्स प्लस 5 मून्स भी V2 ने डिस्कवर किए थे। साथ ही में इसने नेपट्यून के स्मॉलर डार्क स्पॉट और ग्रेटर डार्क स्पॉट की भी खोज की, जो एक तरह का मीथेन आइस क्लाउड स्टॉर्म है। और इतनी सारी सक्सेसफुल डिस्कवरीज के बाद V2 को भी इंटरस्टेलर मिशन पर भेज दिया गया, और V2 ने भी V1 की तरह अपने अनवांटेड इंस्ट्रूमेंट्स को बंद करके इंटरस्टेलर स्पेस के सफर का रास्ता पकड़ लिया। लेकिन V2 V1 से काफी पीछे था, और V1 ने 17 फरवरी 1988 को अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बना लिया था, स्पेस में भेजे गए सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट का, जिसने स्पेस में सबसे लंबा ट्रैवल किया था। पर V2 ने भी सिर्फ 6 साल बाद यानी 10 दिसंबर 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में घुसकर सेकंड नंबर की पोजीशन को अपने नाम कर लिया। लेकिन पता है, आज 43 इयर्स तक स्पेस की ट्रैवलिंग करने वाले V1 और V2 को स्पेस में सिर्फ 5 साल चलने के लिए बनाया गया था। मगर फिर जब ये दोनों अपने पहले मिशन जुपिटर टू सैटर्न और यूरेनस टू नेपट्यून मिशन में सक्सेसफुल रहे, तो साइंटिस्टों ने इन्हें इंटरस्टेलर स्पेस मिशन पर भी भेज दिया। एंड वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 के इस नए मिशन का गोल था सन के इन्फ्लुएंस, हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस को स्टडी करना। अब इंटरस्टेलर मिशन को समझने की खातिर हमें सबसे पहले इंटरस्टेलर स्पेस को समझना होगा। इंटरस्टेलर स्पेस और कुछ नहीं बल्कि वो स्पेस है जो 2 स्टार्स के बीच में होता है, यानी इस स्पेस में किसी भी स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स नहीं होती है, सितारों का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। लेकिन इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने के पहले V1 और V2 को हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के लिए हमारे सन के हीलियोस्फीयर यानी उस बाउंड्री को पार करना था जहां तक हमारे सन का रेडिएशन और उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। पर सिर्फ यही नहीं, हीलियोस्फीयर को पार करने के बाद इन दोनों को हीलियोपॉज को भी पार करना था, और हीलियोपॉज हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस की बाउंड्री के बीच का हिस्सा होता है, जहां प्लाज्मा मटेरियल होता है, यानी एक तरह का गर्म मटेरियल। पर हैरान करने वाली बात तो यह है कि हीलियोपॉज पूरे 10 बिलियन माइल्स लंबा है। लेकिन भले ये इतना लंबा है, बट फिर भी वॉयेजर 1 ने 1 अगस्त 2012 में और वॉयेजर 2 ने 10 दिसंबर 2018 में इसे पार करके सबसे पहले और दूसरे नंबर पर इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री मारने का खिताब अपने नाम किया, जो कि स्पेस की हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है कि स्पेस से आई आवाज के राज से पर्दा उठाने की। तो फ्रेंड्स, अफसोस ये आवाज किसी एलियन की नहीं है। ये आवाज जो अभी आपके कानों में गूंजी है वो इंटरस्टेलर स्पेस की आवाज है, जो वहां मौजूद डेंस प्लाज्मा और आयोनाइज्ड गैस के वाइब्रेशन से क्रिएट होती है। ऐसी आवाजें वहां पर आती जाती रहती है क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस में गैसेस एटॉमिक, आयोनिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है, और ये वाइब्रेशन वॉयेजर 1 ने अपने प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड की थी, जिससे हम धरती पर बैठे बैठे यहाँ से 23 बिलियन किलोमीटर दूर स्पेस की आवाज सुन सके। लेकिन यही इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। यस, और ये ट्विस्ट था इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के डेटा में,
क्योंकि जब V1 ने हीलियोपोस को पार करके इंटरस्टेलर में एंट्री ली थी तो उसने अर्थ पर ये डेटा भेजा था कि इंटरस्टेलर विंड्स हीलियोपोस से लीक होकर सोलर सिस्टम में आ रहे हैं। और V2 ने इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री मारने के बाद टोटली ऑपोजिट, मतलब सोलर विंड के इंटरस्टेलर में लीक आउट यानी बाहर जाने का डेटा भेजा, जिसे साइंटिस्ट समझ ही नहीं पा रहे थे। और तभी प्रोजेक्ट के हेड एडवर्ड स्टोन ने एक चौंकाने वाली थियरी दी। इन्होंने ये कहा कि हमारा सोलर सिस्टम हमारी तरह ही सांस लेता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सच में। उनके मुताबिक जैसे हमारे सांस लेने पर हमारी बॉडी ऑक्सीजन को इन एंड आउट करती है, वैसे ही सन अपने सोलर मिनिमम स्टेट में सांस अंदर लेता है, जिससे इंटरस्टेलर विंड्स अंदर खींच कर आती है। और V1 ने इसी दौरान इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री की होगी, जबकि वॉयेजर 2 ने सन के सोलर मैक्सिमम स्टेट में, जब सन हमारी तरह सांस बाहर छोड़ता है और इससे सोलर विंड मैग्नेटिक फील्ड बढ़कर इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री करती है। अब फ्रेंड्स, इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होने के बाद से ही इन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट ने बहुत सारा डेटा वहां से अर्थ पर भेजा है। और पता है भाई लोग, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 सिर्फ डेटा ही नहीं भेज रहे थे। इस वक्त पृथ्वी से 23 बिलियन किलोमीटर दूर V1, V2 में साइंटिस्ट ने एलियन के लिए एक हिडन मैसेज भी रखा है, जो पिछले 43 इयर्स से वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के साथ प्लैनेट की ठोकरें खाकर स्पेस में चक्कर काट रहा है कि कोई उसे सुन ले। एलियन के लिए रिकॉर्डेड इस मैसेज को साइंटिस्टों ने बहुत ही मेहनत और शिद्दत से गोल्डन रिकॉर्ड में डाला है। लेकिन क्यों डाला? तो इसे सिर्फ इस उम्मीद से किया है, गलती मलती भलती से कभी वॉयेजर्स किसी एलियन सिविलाइजेशन को मिल जाए तो उन्हें इस गोल्डन रिकॉर्ड के मैप को देखकर ये पता लग जाएगा कि इस ब्रह्मांड में एक अर्थ नाम का भी गोला है, जो सूरज से सिर्फ 150 मिलियन किलोमीटर ही दूर है। और पता है, इसमें 155 भाषाओं की विभिन्न आशा भाषा में एलियंस के लिए ग्रीटिंग्स है, जिसमें इंडिया के हिंदी, गुजराती, मराठी, ओरिया, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू और राजस्थानी भी शामिल है। इतना ही नहीं, अर्थ के लाइफ फॉर्म को सिंबलाइज करने के लिए इसमें 35 साउंड भी रिकॉर्डेड है, जैसे हार्ट बीट, बारिश, बच्चे का रोना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और तो और इसमें दुनिया भर के संगीत को भी ऐड किया है, जिसमें इंडिया का ये संगीत है। पर यही नहीं, नासा ने एलियंस के लिए इसमें पिक्चर भी ऐड किया है। एंड लास्टली, इसमें एंड्रूयन नामक महिला के ब्रेन वेव्स भी रिकॉर्डेड है, और यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का शांति का संदेश भी। पर पता है, हमारे सन के जैसे किसी स्टार तक पहुंचने में वॉयेजर्स को 40,000 साल से ज्यादा लगेगा, और तब तक इसके गोल्डन रिकॉर्ड के बजने की कोई आशा शायद नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैकेनिकल वेयर एंड टेयर हो जाएगा। इनफैक्ट, क्या आपको पता है, वॉयेजर्स के इस इंटरस्टेलर जर्नी में डेटा को वहां से यहां अर्थ पर भेजने के लिए वॉयेजर 1 को 19 घंटे और वॉयेजर 2 को पूरे 16 घंटे लग जाते हैं, और अर्थ से स्पेस में सिग्नल भेजने में भी उतना ही टाइम लग जाता है। लेकिन ये डेटा का आदान प्रदान भी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 से सिर्फ कुछ चंद सालों तक ही चलेगा, क्योंकि हाल ही में साइंटिस्टों ने यह अनुमान लगाया है कि 2025 से 2030 तक इन दोनों की पावर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और ये दोनों बंद हो जाएंगे, और इनका 4 दशकों वाला सफर भी। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, ये स्पेसक्राफ्ट ऐसे ही स्पेस में ट्रैवल करते रहेंगे फॉरएवर एंड फॉरएवर। और वॉयेजर 1 जो अभी मिलियन माइल्स पर डे की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, हमारे सोलर सिस्टम के कॉस्मोलॉजिकल बाउंड्री को, जिसे ऊट क्लाउड कहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए इसे सिर्फ 300 साल और लग जाएंगे, और फिर 20 ट्रिलियन माइल्स के ऊट क्लाउड से बाहर निकलने में करीबन 30,000 साल, जिसके बाद कहीं वॉयेजर किसी दूसरे सोलर सिस्टम में एंट्री कर पाएगा, और शायद तब हमें कोई एलियन मिल जाए। Who knows? We can only hope कि अगर अर्थ और उसके लोग तब तक सही सलामत रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ी इस खोज और इस मैसेज का फायदा उठा पाए। And with that said friends, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला होगा। कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव और क्यूरियस वीडियोस आपको सिर्फ इधर ही देखने मिलने वाला है। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले डाउनलोड IND मनी और आपको टेस्ला के शेयर्स फ्री मिल जाएंगे, या फिर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करो और GSF टेस्ला कोड यूज करो और ऐसे भी आप शेयर्स ले सकते हो। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपलोड। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।